Hello, dear viewers. Myself Nasir, and you're watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today, we are going to discuss about evolutionary systematics and phylogenetic systematics. Our today's video will going to cover about everything about the evolution or evolutionary process in the systematics as well as the phylogenetic, and we will also look into the deep about the numerical taxonomy and what is its role in the classification. तो अब एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स क्या है, इसके बारे में इन डेप्थ में देखते हैं हम। एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, जो कि तीन अप्रोच टोटल हैं सिस्टमेटिक्स के अकॉर्डिंग, जिनमें से पहली है एवोल्यूशनरी, दूसरी जो है वो है न्यूमेरिकल और थर्ड जो है वो है फाइलोजेनेटिक। तो इसको एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स को सबसे ट्रेडिशनल अप्रोच समझा जाता है कि मतलब सबसे कन्वेंशनल और जो पुराना तरीका कार है क्लासिफिकेशन का वो ये है। आल्दो कि इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, जैसे जैसे जेनेटिक रिसर्चेज हुई हैं, मालिकुलर, फिजियोलॉजिकल, तो ये इन सब के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आई है एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के अंदर। लेकिन आज भी चंद एक बेसिक अजम्पशंस की जाती हैं एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के अंदर कि जो दो जानदार आपस में ज़्यादा करीबी हैं उनका जो एंसेस्टर है वो एक ही होगा, मतलब कॉमन एंसेस्टर है जो ज़्यादा जुड़े हुए हैं बनिस्बत उनके जो थोड़ा दूर के रिलेटिव्स हैं, उनके जो आबा अजदाद हैं उनका रिलेशन भी बहुत दूर पीछे जाके मिलेगा। तो दो तरह की सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात की जाती है एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के अंदर, जिसमें पहले नंबर पर है होमोलॉगीज़ और दूसरे नंबर पर है एनालॉगीज़। अगर हम होमोलॉगीज़ की बात करें तो ये रिजेंबलेंसेस हैं जो कि किस वजह से आती हैं, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से आती हैं। मतलब एक ही पेरेंट होने की वजह से पीछे उसके फोरग्राउंड में देखा जाए, उसकी हिस्ट्री में देखा जाए तो सबका जो एक कॉमन फादर मिलता है, उसकी वजह से क्लासीफाई करना जो है वो आसान हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो अरेंजमेंट है बोन्स की, विंग्स ऑफ द बर्ड एज वेल एज द आर्म ऑफ ह्यूमन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो कि ये बताती है कि बर्ड और ह्यूमन किसी एक पॉइंट पे जाके इनका एंसेस्टर जो है वो कॉमन हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड होमोलॉगीज़। अगर एनालॉगीज़ की बात की जाए तो ये वो रिजेंबलेंसेस हैं जो कि तब आती हैं जब ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं एक ही जैसे एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को। मिसाल के तौर पे कुछ बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स और चंद एक इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं वो सिमिलर हैं, तो इस वजह से इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप आ जाता है। इस रिलेशनशिप को कहते हैं एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स। एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स बाज़ औक़ात जो है रिजल्ट्स जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ की फॉर्म में दिखाता है। अब एक जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो एक पूरा शजरा नस्ब के बारे में बताता है कि किस तरह सबके जो एंसेस्टर्स मिलते मिलते और जाके एक पॉइंट के ऊपर कॉमन हो जाते हैं। अब जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ये तकरीबन 1950 से लेकर 1960 तक जो है ये बहुत ज़्यादा छाई हुई थी, और इसने आके एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के साथ मिलके इसने इनकलाब बर्पा कर दिया। अब जो फाउंडर्स थे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के, उनका मानना था कि जो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर टैक्सा बनाया जाता है, टैक्सॉन मतलब एक लैडर बनाई जाती है जिसमें हम हायर से लोअर की तरफ आते हैं इस टैक्सा के अंदर। और इस टैक्सा को बाद में देखा गया कि ये बहुत ज़्यादा जो है अजीब व गरीब रिजल्ट्स ला के दे रहा है, तो इन्होंने टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ जान डालने की कोशिश की, उसको थोड़ा बढ़ावा देने की कोशिश की। फिर जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट ने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जिसके अंदर मैथमेटिकल टूल्स थे और मॉडल्स थे, उसके साथ साथ कंप्यूटर एडिट टेक्निक्स मतलब जदीद दौर के जो आलात हैं उनको भी यूज़ करके सैम्पलिंग की ऑर्गेनिजम्स की, और उनके अंदर पूरी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन की। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि वो फ़र्क वाज़े करें होमोलॉगीज़ में और एनालॉगीज़ में। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये सजेस्ट किया कि वो मानते थे कि एनालॉगीज़ होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और उन्होंने कहा कि जो होमोलॉगीज़ हैं उनके जो डेटा है वो यही शो करता है कि उनका रिलेशन है एनालॉगीज़ के साथ। तो ये उन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद जो बड़ा डिफरेंस आता है एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स में और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, वो ये आता है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट डिस्कशन को
बिल्कुल महदूद कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत डेटा जो ज़्यादा मिलता है सिर्फ उसी को प्रेजेंट करते हैं, जबकि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी सबसे कम पॉपुलर है बाकी सब स्कूल्स की निस्बत। और उसके बाद अगर फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये तीसरी अप्रोच है एनिमल सिस्टमेटिक्स के अंदर, मतलब एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के अंदर। अब जो गोल था क्लैडिस्टिक्स का वो ये था कि एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स को जनरेशन ओवर जनरेशन जो है वो एक ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट किया जाए। तो क्लैडिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया जिसके ज़रिए उन्होंने एनालिसिस किया, टेस्टिंग की और ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस के ऊपर एक्सप्लेनेशन की एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स की। तो इन्होंने जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स के अंदर मजीद जो है क्लैडिस्टिक्स ने डिफ्रेंशिएट किया होमोलॉगीज़ में और एनालॉगीज़ में। उनका मानना था कि जो होमोलॉगीज़ हैं रिसेंट ओरिजिन की, जो मतलब ताज़ा हुई हैं, उनसे हम फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ कर सकते हैं। इनकी जो खसूसियात थी, एट्रीब्यूट्स थी स्पीशीज़ की, वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, मतलब काफ़ी अर्से से एक ही जैसी खसूसियात चलती आ रही हैं। असल में एवोल्यूशन को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इस वजह से जो करैक्टर्स हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। क्लैडिस्टिक स्टडीज़ के अंदर जो है एंसेस्ट्रल करैक्टर्स जो हैं होमोलॉगीज़ होते हैं, जो कि कॉमन होते हैं तमाम मेंबर्स के अंदर, और एक ही जो एंसेस्ट्री है, जो कॉमन एंसेस्टर है, उसको उसके साथ रिजेंबल करते हैं कुछ हद तक। तो ये जो कॉमन करैक्टर्स हैं इनको कहते हैं सिंपल आइसोमॉर्फिस भी कह सकते हैं इसको। तो ये कॉमन है तमाम मेंबर्स के अंदर, जबकि जो करैक्टर डिसाइड करते हैं एंसेस्टर ग्रुप कौन सा होगा, क्लैडिस्टिक ने ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बाद नाम दिया आउट ग्रुप का, कि जो आउट ग्रुप है ये हेल्प करता है कि इनका एंसेस्टर कौन था, और उनकी स्टडी करके ही ये पता लगता है। और जो करैक्टर्स हैं जो निकलते हैं कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से आउट ग्रुप में से, उनको कहते हैं डिराइव्ड करैक्टर्स। डिराइव्ड करैक्टर्स तमाम मेंबर्स के अंदर जो है वो शेयर्ड होते हैं, सब के अंदर कॉमन होते हैं, जिनको कहते हैं सिनेमॉर्फीज। अब क्लैडोग्राम एक एवोल्यूशनरी ट्री है जो कि डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि किस किस पॉइंट के अंदर कौन कौन से जानदार जो हैं वो मिलते हैं, उनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन होते चले जाते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिक एलेबोरेशन करें तो फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक स्पीशी है और बी हमारे पास स्पीशी और सी। अब ए को ही अगर हम बात करें, हमारे पास है स्पैरो, और बी हमारे पास है पिजन, और सी हमारे पास है इंसेक्ट, तो हम कहेंगे कि स्पैरो एंड पिजन आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन टू इंसेक्ट्स। इसका मतलब क्या कि इनका इंसेस्टर कॉमन है। तो ये सारों को मिलता मिलता फिर इंसेक्ट का भी ये सबका एक कॉमन इंसेस्टर डाउन साइड आ जाता है। तो जिसको हम कहते हैं, अगर एक ही इंसेस्टर हो सारी स्पीशीज़ का कॉमन हो तो उसको हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक लाइनेज, और अगर एक से ज़्यादा इंसेस्टर्स हों तो उसे हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक लाइनेज। तो ये हमारे पास एक क्लैडोग्राम है जिसके अंदर हैग फिशेज हैं, उसके अलावा पर्च और स्लेमेंडर है, लिजर्ड है, पिजन है, माउस है, चिंपैंजी है। इन सब के फीचर्स मिलते और कॉमन जाके इंसेस्टर के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पूरा एक हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री है जो कि रिलेशनशिप बताता है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स एट सम पॉइंट रिलेटेड टू द ईच अदर। That was a video for the today. Hope so you have liked the video. If you have not, don't forget to subscribe our channel. We will meet you in the next video. Till then, peace out.